हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9 परमाणु एवं अणु चैप्टर में। यह वीडियो का भाग 1 है और हम कई भाग लाएंगे जिसमें हम परमाणु एवं अणु चैप्टर को ख़त्म कराएंगे। इस प्रकार हमने क्लास 9 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 और अध्याय 2 को ख़त्म किया था। उसी प्रकार हम इस अध्याय को भी ख़त्म करेंगे और एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु की परिभाषा ये है कि परमाणु जो होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु जो होता है पदार्थ, यानी कि यदि हम एक कलम लेते हैं और कलम को हम लोग तोड़ दें, ठीक है, कलम को तोड़ दें छोटे छोटे बारीक में, तो उसमें भी परमाणु उपस्थित रहेगा, ठीक है। और जो परमाणु होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हमने 2 अणु हाइड्रोजन का और 1 अणु ऑक्सीजन का लेकर अभिक्रिया कराया और एक यौगिक जल का निर्माण कराया, तो इसमें भी जो भाग ले रहा है वह परमाणु है। तो परमाणु की परिभाषा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। लेकिन जैसे आर्गन हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान को छोड़कर सभी जो भी तत्व हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। केवल आर्गन, नियान और क्रिप्टॉन, जिनान ही अक्रिय गैसें कुछ होती हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। परमाणु के कुछ गुण होते हैं। पहला है परमाणु आकार में सूक्ष्मतम तथा उदासीन होते हैं, यानी कि परमाणु जो आकार में बहुत छोटे होते हैं और उदासीन होते हैं, यानी कि उस पर प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु बहुत क्रियाशील होते हैं तथा ये एकल परमाणु के रूप में नहीं रह सकते हैं। अधिकांश जितने भी परमाणु होते हैं वह बहुत ही क्रियाशील होते हैं तथा ये एकल परमाणु के रूप में नहीं रह सकते हैं, ये अणु की भांति रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये एकल रूप में नहीं रह सकते। एकल रूप के मतलब जैसे कि जिनान हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया और नियान हो गया, इस रूप में ये नहीं रह सकते हैं, ये द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं। उसके बाद तीसरा है बहुत से तत्वों के परमाणु एकल रूप में होते हैं, जैसे कि नियान हो गया, नियान हाइड्रो हीलियम और कॉपर, उसके बाद सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी एकल परमाणु के रूप में रहते हैं। उसके बाद पांचवा है परमाणु बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापते हैं। परमाणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनको नापने के लिए हम नैनोमीटर में नापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, या 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। सभी ज्ञात परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटी त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु की सबसे छोटी त्रिज्या होती है, जिसकी त्रिज्या नापी गई तो 0.0337 नैनोमीटर हमें पता चला, या हम इसे लिखेंगे तो 0.037 पूरे 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। नैनो को हम लोग 10⁻⁹ भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तत्वों के प्रतीक। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आसानी से समझने के लिए हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी फोर लेंथ पर चलते हैं या
हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर निकलते हैं, वहाँ पर बैनर में प्रतीक लगे रहते हैं। जैसे इधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ऐसे लगे होते हैं, दाएं मुड़ना है, ऐसे लगे होते हैं, सीधा चलना है तो ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तत्वों को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य डाल्टन वैज्ञानिक ने किया। तो तत्वों को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक या संकेत का प्रयोग किया जाता है। कोई बड़ा बड़ा तत्व है, बड़ा बड़ा उसका नाम है, जैसे कि हाइड्रोजन एक बड़ा नाम है, इसको हम प्रदर्शित करने के लिए ऐसे और बीच में गोला लगा दें, एक गोल सा और बीच में छोटा सा गोला लगा दे तो वो हाइड्रोजन का प्रतीक बन जाएगा। तो उसे हमें इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी आवश्यकता की वजह से हमें तत्वों को प्रतीकों के रूप में या संकेत के रूप में प्रदर्शित किया। तो डाल्टन वैज्ञानिक एक थे, प्रतीक तत्वों को प्रतीक के आधार पर लिखा। तो जैसे कि उन्होंने लिखा तत्व में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को इस तरह उन्होंने प्रदर्शित किया। कार्बन होता है, कार्बन को इस तरह प्रदर्शित किया। ऑक्सीजन को इस तरह, फास्फोरस को ऐसे, और यहाँ पर 3 रेखा, और सल्फर को गोल और 4 रेखा में प्रदर्शित किया। उसके बाद प्लेटिनियम होता है, उसके बाद आयरन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद सिल्वर को एस द्वारा, ठीक है, कापर को सी द्वारा, आयरन को आई द्वारा, ठीक है, गोल्ड को यहाँ पर गोल्ड का जी लेटर उठाया और गोले में जी लिख दिया। उसके बाद लेड लिया, लेड को यल द्वारा प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद मरकरी लिया, मरकरी को गोल में और यहाँ पर ऐसे प्रदर्शित कर दिया। तो डाल्टन वैज्ञानिक थे जो तत्वों को प्रतीक के जगह संकेत पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ, प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली एक आई। तो उसमें वर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ तत्वों को लिखने का नियम दिया। जैसे कि हम लोग जैसे हाइड्रोजन एक लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखें, ऑक्सीजन लिखें, इसका काफ़ी बड़ा बड़ा नाम होता है, लिखने पर ये काफ़ी बड़ा नाम होता है। इसके जगह पर यदि हम ऑक्सीजन के जगह ऑक्सीजन का पहला लेटर उठाकर हम ओ लिख दें तो इसे भी हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये ऑक्सीजन है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पर हम लिखा है, हाइड्रोजन को इतना बड़ा लिखने के बजाय हम बस एच लिख देंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा हाँ ये हाइड्रोजन है। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लिखने के लिए हम ओ का प्रयोग कर देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन है। तो देखिए, वैज्ञानिक जो थे जे बर्जीलियस ने सन 1814 में प्रतीक लिखने की एक नई प्रणाली दी। क्या दिया बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। इस नई प्रणाली को प्रतीक की आधुनिक प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली सरल एवं सुविधाजनक है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर के प्रयोग में लिखा जाता है। तो इनके अनुसार यदि कोई तत्व है उसका नाम जिस लेटर से शुरू होता है वही लेटर प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन को ओ से, हाइड्रोजन को एस से, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन को सी से, इसी प्रकार नाइट्रोजन को एन से इन्होंने इस रूप में बताया। उसके बाद दूसरा नियम उन्होंने दिया। दूसरा नियम इनके अनुसार यदि एक तत्व के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रतीकों को अंग्रेजी नाम के प्रथम तथा आने वाले अक्षरों को लेकर बनाते हैं। जैसे कई तत्व हैं जिनका नाम एक ही लेटर से शुरू होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, और कई तत्व ऐसे हैं तो उनका हम क्या करते हैं, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर का तथा आने वाले अक्षर को लेकर बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, और ब्रोमीन है, तो एल्युमिनियम का हम लोग ए लेते हैं, ठीक है, और जो यल है उसको भी
ले लेते हैं। तो इससे पता चल जाए Al से एल्युमिनियम लिखा है इस संकेत से, इस प्रतीक से। उसके बाद ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का हम लोग B ले लेंगे और R जो इसका छोटा लेटर है उसका प्रयोग कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्रोमीन है। तो पहले में इन्होंने कहा कि किसी तत्व का अंग्रेजी वाला पहला लेटर का यूज करेंगे। दूसरा में यदि एक ही नाम से कई तत्व शुरू हो रहे हैं तो उनका बड़ा लेटर और एक छोटा लेटर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखने के लिए हम लोग हाइड्रोजन इतना बड़े अक्षर को लिखने के बजाय यदि हम लोग H का यूज कर देते हैं तो हाइड्रोजन का कहेंगे। उसके बाद हीलियम को लिखने के लिए H ही, लिथियम को लिखने के लिए Li लिखेंगे। उसके बाद ब्रोमीन को लिखने के लिए B, उसके बाद कार्बन को लिखने के लिए C, उसके बाद नाइट्रोजन को लिखने के लिए N, ऑक्सीजन को लिखने के लिए O, फ्लोरीन को लिखने के लिए F, नियान को लिखने के लिए Ne मतलब कि जैसे कि ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और नहीं ये नाइट्रोजन हो गया और ये नियान हो गया, दोनों N से ही शुरू हो रहे हैं, दोनों जो हैं N से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों लेटर यदि N से शुरू हो रहे हैं तो किसे नाइट्रोजन और किसे नियान बोला जाएगा, तो ये समझने में कठिन लगेगा। तो बर्जीलियस ने यह कहा कि जो तत्व हैं, कई तत्व जो हैं, यदि कई तत्व एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है, और क्या हो गया, नियान हो गया, नियान, ये एक ही अक्षर से शुरू होंगे, N से, और ये भी N से हो गया। तो क्या करेंगे, पहले का तो बड़ा लेटर लेंगे, ठीक है, पहले का बड़ा लेटर ले लिए तो नाइट्रोजन तो लिख दिए हम लोग। उसके बाद जब नियान लिखने की बारी आई तो बर्जीलियस ने कहा नाइट्रोजन को ले लेते हैं, और नाइट्रोजन के बाद जो इसके आगे वाला अक्षर है Ne है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं Ne, तो इसे नियान पढ़ा गया। Ne लिखने के बाद इसे नियान पढ़ा गया, और जो N है इसे नाइट्रोजन पढ़ा गया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम के लिए M और G प्रयोग हुआ, मैग्नीशियम। इसी प्रकार एल्युमिनियम हुआ, सिलिकॉन और फास्फोरस को P द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार ये तत्व के नाम है, इतने बड़े बड़े तत्वों को नाम को हम छोटे से प्रतीक के द्वारा बड़े बड़े नाम को देख सकते हैं। उसके बाद जो जैसे कि कुछ तत्व होते हैं प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं, जो कि ये सभी नाम है वो लैटिन नाम है। यानी कि जैसे कि सोडियम है तो इसे बोला जाता है नाइट्रियम, नाइट्रियम, यानी कि सोडियम का ओ नाइट्रियम पढ़ा जाता है, ठीक है, नाइट्रियम। तो इसे हम लोग N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह जैसे सोडियम है तो इसका स्पेलिंग S से शुरू होना चाहिए, तो S से नहीं होता है, इस शुरू होता है N से, जिसे नाइट्रियम बोला जाता है, तो इसे हम लोग Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार एक तत्व है पोटेशियम, पोटेशियम को हमें P से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये P से नहीं शुरू होता है, K से शुरू होता है। जो लैटिन नाम है, लैटिन नाम है इसका, अरे जो ये नहीं नाम है, मतलब कि लैटिन नाम है, लैटिन नाम है इसका, लैटिन में हम लोग पोटेशियम को कैल्शियम पढ़ते हैं। इसी प्रकार तो इसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक कापर है, ठीक है, तो कापर को हम लोग क्यूप्रम पढ़ते हैं, इसे हम लोग Cu द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस सारणी में देख सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया तो इसे नाइट्रियम पढ़ा जाता है, तो Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम हो गया तो इसे कैलियम पढ़ा जाता है, इसे K द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लोहा आयरन हो गया, फेरम पढ़ा जाता है, Fe द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्यूप्रम हुआ, इसे Cu द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चांदी सिल्वर हो गया, अर्जेंटेनम Ag द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आरम हुआ तो इसे सोना गोल्ड पढ़ा जाता है, इसे Au द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मरकरी आता है तो मरकरी को Hd द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका नाम है लैटिन में हाइड्रा गायरम, गायरम हाइड्रा
हाइड्रागायरम नाम है, इसके द्वारा हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सीसा और लेड है तो इसे हम प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम कहते हैं, इसे पीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो है स्टेनम है, स्टेनम को हम एसएन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो सभी तत्व हैं इनको लिखने के लिए हम लोग लैटिन शब्दों के प्रतीकों को लिखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनको प्रतीकों को जर्मन या ग्रीक नामों से भी लिया गया। ठीक है, कुछ तत्व जर्मन या ग्रीक नाम से लिया गया। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके प्रतीकों को उनके खोजकर्ताओं तथा पाए जाने वाले स्थानों के नाम पर, कुछ तत्व ऐसे खोजे गए जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया या वहाँ जिस स्थान पर खोजे गए वहाँ के स्थान पर नाम पर रखा गया। उसके बाद आजकल जो इस समय के तत्व हैं उनको खोजने पर उनका नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री द्वारा उनका नाम दिया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े नाम को आईपीएससी द्वारा लिखा जाता है। ये रसायन विज्ञान की एक शाखा होता है। उसके बाद देखिए तत्वों के प्रतीक का महत्व, जैसे हमने यहाँ पर इस टॉपिक में देखा कि तत्वों को प्रतीकों का आधुनिक प्रणाली कैसे कैसे तत्व का नाम हमने लिखते हैं। बड़े बड़े नाम को छोटे से अक्षर में या लेटर में लिख देते हैं बर्जीलियस द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा दिए गए नियम के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो तत्व के प्रतीक दिए गए उनसे क्या महत्व निकला, मतलब कि उन्हें छोटे छोटे लेटर में लिखने से हमें क्या महत्व निकला। तो उसका महत्व ये निकला, तत्वों के प्रतीक की सहायता से तत्वों के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट प्रदर्शित किया गया। जो बड़े बड़े नाम थे, हाइड्रोजन था, कार्बन था, तो छोटे छोटे नामों से इन्हें प्रदर्शित किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद जो था तत्वों का प्रतीक उस तत्व के एक मूल या 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु को निरूपित करता है। जो भी तत्व होता है उसका एक, जैसे कि हाइड्रोजन का जो एक मूल हाइड्रोजन है वह 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु को निरूपित करता है, जिसे कहा जाता है, इसी को एक मोल पढ़ा जाता है। एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु, और इसी को हम लोग 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु को अवगाड्रो नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग Na द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तीसरा महत्व ये मिला कि तत्वों के प्रतीक से हम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का पता लगाते हैं। जो भी तत्व होते हैं उनका कुछ परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि कुछ उनका भार होता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, ये पहले नंबर पर आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 म्यू हो जाता है, म्यू नहीं 1 यू हो जाता है, यूनिफाइड मास बोला जाता है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। उसके बाद इसी प्रकार ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाता है। इसी प्रकार कार्बन है, कार्बन जो 6 नंबर पर आता है, तो इसका परमाणु का द्रव्यमान 12 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है यह बताता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित, ठीक, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि, ठीक है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना या भारी है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान की यह परिभाषा है। इसे हम लिखते हैं तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का
तत्व का परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान के रूप में हम ऐसे इसे लिखते हैं। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसे ही तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान। आईपीएससी पद्धति में अब एएमयू को स्थान पर यू लिखते हैं, जिसे यूनिफाइड मास बोला जाता है। ये यूनिफिल्ड हो गया है, जिस पर रहेगा यूनिफाइड मास। नोट एक है, नई आईपीएससी से पद्धति में अब एएमयू के स्थान पर यू लिखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं यूनिफाइड मास पढ़ते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू होता है, यानी कि कार्बन 12 का जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान 12 एएमयू होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान, जैसे कार्बन 12 है वो, इसके एक परमाणु के 1/12वें भाग का जो द्रव्यमान है वो 1 एएमयू होता है। ठीक है, ये हमने दो नोट्स को पढ़ा है। अब हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, जिसे एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान की ये परिभाषा है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के 1/12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो जैसे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है, यानी कि 1 एएमयू इसे पढ़ा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बोलता है 1/12वें भाग, ठीक है, 1/12वें भाग कार्बन 12 के परमाणु के कितना गुना भारी है, परमाणु कितना गुना भारी है। ठीक है, तो इसे 1 एएमयू बराबर लिखते हैं हम 1/12वें तो हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो 1 एमयू बराबर होता है 1/12वें कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है 1.9926 गुणे 10⁻³ ग्राम होता है, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद 1 एमयू या यू द्वारा हम 1.99 गुणे 2/6 - 23 ग्राम होता है 1 एमयू या यू बराबर। ठीक है, ठीक है, तो अब 1 एमयू बराबर इतना होता है, और इसे
बट्टा 12 में डिवाइड करते हैं तो आता है 1.66 गुणे 10 पे -24 ग्राम, या 1 mu बराबर 1/n ग्राम, 1/n ग्राम, जहाँ n जो होता है अवधो संख्या होता है, यानी कि 6.0022 गुणे 10 पे 23 ग्राम, 6.022 गुणे 10 पे 23 ग्राम होता है, या 1 AMU या U बराबर 1/6.022 गुणे 10 पर 23 होता है। ठीक है, जिसे 1.6605 गुणे 10 पे -24 ग्राम भी पढ़ते हैं। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इकाई से कि कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 का कोई एक परमाणु द्रव्यमान रहेगा 1/12वें भाग, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। तो यहाँ पर 1 mu बराबर, जो 1 mu बराबर हमने लिखा है, 1 mu बराबर 1/12 इंटू 6 कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान, इसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, 1 AMU को। उसके बाद C12 समस्थानिक के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है इतना होता है, यानी कि कोई C12 समस्थानिक कार्बन है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1.9926 गुणे 10 पे -23 ग्राम होता है। और 1 AMU या U द्वारा हम लोग 1 AMU बराबर 1.9926 गुणे 10 पे -23/12 में डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.6605 गुणे 10 पे -24 ग्राम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो जैसे कि अब हम देखते हैं तत्वों के प्रतीक तथा उनका द्रव्यमान। तो जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है, 1 यूनिफाइड मास, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27। उसके बाद पोटेशियम फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ठीक है, तो हमने देखा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई ये किसी तत्व जो है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो वो हमने देखा। अब हम देखते हैं परमाणुओं का अस्तित्व, यानी परमाणु किस रूप में रहते हैं। तो देखिए, कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में तथा एकल परमाणु के रूप में होते हैं। कुछ तत्व होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और एकल रूप में होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी तत्व एकल रूप में और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और ये तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। जो ये तत्व होते हैं यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से या किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं और इनको छोड़कर जितने तत्व होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये तत्व रासायनिक रूप से असक्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय होते हैं। मतलब कि जो इन इन सभी को छोड़कर, जो ये क्रिय हैं, इन सभी को छोड़कर जितने भी तत्व हैं वह सक्रिय होते हैं, वह किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इन तत्वों के परमाणु जो भाग लेते हैं उनके परमाणु को दो प्रकारों में रखते हैं। पहला है एक अणु के रूप में रहते हैं, दूसरा है आयन के रूप में रहते हैं। अणु के रूप में रहते हैं जैसे कि नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 2। आयन के रूप में यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के रूप में हम रहते हैं परमाणु का अस्तित्व। तो इस वीडियो में हमने समझा
परमाणु एवं अणु के बारे में, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के गुण क्या होते हैं, प्रतीक परमाणुओं के प्रतीक आधुनिक प्रणाली, जैसे कि तत्वों को लिखने के लिए, बड़े बड़े तत्वों के नाम को लिखने के लिए हम एक संकेत का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने समझा। और तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसमें हमने देखा हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, पोटेशियम का 39, ये सभी हमने देखा। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अणु के बारे में, अणु क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपने यह पूरा लेक्चर देखा है तो हम अगले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन को आप ज़रूर आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।